नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज हर कोई महंगाई की मार झेल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी देश प्रदेश में पेट्रोल, डीजल के भाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि पिछले एक साल में रोटी, कपड़ा और मकान 30% से ज्यादा महंगा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल, डीजल की वास्तविक कीमत वही है जो हम जेब से चुका रहे हैं, या फिर इनमें भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कमाई का जरिया तय कर चुकी है। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल की वास्तविक कीमत हमारे द्वारा चुकाई जा रही कीमतों से 300% तक कम है। फिर क्या कारण है कि हमारी जेब से वास्तविक कीमतों से 3 गुना तक ज्यादा वसूला जा रहा है? इस सवाल का जवाब केंद्र और राज्य सरकारों के उन टैक्स में छुपा है जिसकी आम जनता को जानकारी नहीं है। और ऐसे में आज हम उन्हीं टैक्स के बारे में बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर कब महंगाई कम करेगी सरकार, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, 6 दिन लेकर आऊंगा, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता कर दूंगा। मोदी जी, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सड़कों पर निकलकर आवाज बुलंद करें। हर जन हित से जुड़े मुद्दे को उठाया है। आज भी हम महंगाई को लेकर सड़कों पर हैं और जब तक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाती, तब तक हम अपना आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी रखेंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एनडी माथुर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता है। संगीता गर्ग जी हैं, कांग्रेस नेता, और साथ ही भंवर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाम दल नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे अहम सवाल है, शुरुआत एनडी माथुर जी आपसे ही करेंगे। अब क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के दोनों नेता हैं, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आज समाधान की बात और उम्मीद जो सरकारों से की जा रही, क्या रास्ता निकाला जाएगा, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर हम बीजेपी से सवाल करेंगे तो आप कहेंगे सर सुरेश गर्ग जी की वैट राजस्थान सरकार कम नहीं कर रही है। संगीता गर्ग जी से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम कम कर दे, और यहीं पर ही उलझकर चर्चा रह जाती है। अब माथुर जी आपसे जरूर समझना चाहेंगे, क्या वाकई में बहुत मुश्किल है इन दामों पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इन्हें कम करना? क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या सरकार की मजबूरी है या मंशा नहीं है? कतई मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से जी। हमारे जयपुर के एक कवि थे डॉक्टर तारा प्रकाश जी, वो कहते थे कि मेरा वेतन ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी। और वही हालत हो गई है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वेतन ऐसे लगता है जैसे तवे पर पानी डाला और छन्न से उड़ गया। और सरकारें क्यों नहीं कर सकती? आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकारों की भूमिका बहुत महती भूमिका है, और सरकारें लगभग संवेदन शून्य हो गई हैं। चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सरकारें संवेदन शून्य हो गई हैं। और जिस तरह के टैक्स लगा रखे हैं, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल के लेवल पे हो, स्पेशली पेट्रोल और डीजल पर, उन टैक्सेस को देखकर लगता है कि इसको कम किया जा सकता है। महंगाई को, डीजल पर आप अगर टैक्स कम कर देंगे, पेट्रोल पर टैक्स अगर कम कर देंगे राज्य सरकार के लेवल पे भी और केंद्र सरकार के लेवल पे भी, तो उससे एकदम इफेक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा। किसान परेशान है डीजल की कीमतों की बढ़ने की वजह से, और उस डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से पूरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और उसी तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से सारी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसलिए सरकारों को आगे आना होगा, सरकारों को संवेदनशील बनना पड़ेगा। जो संवेदनहीन और संवेदन शून्य हो गई है, तभी जाकर के इस मसले का हल निकल सकता है। दूसरा, रेगुलेशन की, सख्त रेगुलेशन की जरूरत है। अगर रेगुलेशन सख्त होगा तो डेफिनेटली इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ और जो कॉर्पोरेट सेक्टर था एकदम से उसने मार्जिन लेवल भी बढ़ा दिया और उससे महंगाई की मार बढ़ गई। बिल्कुल। सुरेश गर्ग जी, अब जैसा कि कहना भी है माथुर जी का कि सरकारों को मंशा रखनी होगी और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फैसले इन्हें लेने होंगे, कदम इन्हें उठाने होंगे, तभी राहत आम जन को मिल सकती है। सुरेश गर्ग जी, बीजेपी किस तरह से कोशिश कर रही है, खासतौर से केंद्र सरकार? क्या कुछ राहत आम जन को मिल पाएगी? क्या इस ओर कोई सुझाव, कोई कदम उठाए जाने की तैयारी है? श्वेता जी, देखिए, अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जी। तब केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने खुद ने कहा था कि भाई हम पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के अंदर लाने का प्रावधान कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो कांग्रेस के जहां सरकार है, राजस्थान से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंत्री सुभाष गर्ग जी वहां पे गए, तो उस जीएसटी काउंसिल के अंदर
पेट्रोल डीजल को जीएसटी लाने का उन्होंने विरोध किया कि बोले सर जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं आना चाहिए। तो क्या मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब आप सड़कों पे आंदोलन कर रहे हो, तो जब जीएसटी काउंसिल पे उस मुद्दे को लाने वाली बात होती तब उसका विरोध क्यों करते हो? जब आपको पेट्रोल और डीजल में कमी चाहिए तो हम कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में उसको मुद्दे को उठाओ और जीएसटी के अंदर इसको पेट्रोल डीजल को आना चाहिए। लेकिन उस टाइम तो कांग्रेस विरोध कर रही है। आप इसी तरीके से देखिए कि आज सिलेंडर की बात है, आज हमने नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 888 रुपए का है। जब कांग्रेस की सरकार 2013 के अंदर थी तब नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 1241 रुपए का हुआ करता था। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से हमने सब्सिडी बंद कर रखी है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। हमने 88 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री दिया है। तो आज जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए अभी सब्सिडी रोकी हुई है, सब्सिडी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन दिया हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थी तब 1240 रुपए का सिलेंडर हुआ। आप कह रहे वैक्सीनेशन दिया इसलिए उसको एडजस्ट कर रहे हैं और इसलिए नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोरोना काल के अंदर रेवेन्यू बहुत कम हो गई थी, वो चीज थी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज राजस्थान के अंदर जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस का बहुमत हो गया क्या? बीजेपी का बहुमत गिर गया? डिसीजन होता है क्या बेवकूफ बना रहे हो जनता को बैठ के यहाँ झूठ बोल बोल के? अरे एक ने अगर विरोध करा तो आप तो लागू करो ना, तो आप लागू करो ना, आप लागू तो करो ना। कौन विरोध? एक आदमी का विरोध कह रहे हो, झूठ का बोलते हो। आपका प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक सब झूठ बोलने वाले। मुद्दे की बात जनता को बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बैठ के यहाँ पे कांग्रेस ने विरोध कर दिया राजस्थान से। इसका जवाब ले रहे हैं आपसे बाबा जी। आप ये देखिए सुरेश गर्ग जी बात सुनिए। सुरेश गर्ग जी पेट्रोल के अंदर ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात सुन ली सुरेश गर्ग जी ठीक है केंद्र सरकार से ज्यादा रेवेन्यू आप ले रहे हो, इसके बाद माहिती बन रहे हो कांग्रेस के। आपने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। सुरेश गर्ग जी दूसरे गेस्ट भी है सर, एक मिनट बाबा जी का सुनिए ठीक है ना, ठीक है, जवाब दीजिए ना सर, सिर्फ जवाब ही देना है और जवाब देना तो दूसरों से भी जवाब लेना है। सुरेश गर्ग जी एक मिनट बाबा जी ठीक है, बहुमत से होगा ना, चलिए ठीक है, उसको जवाब देना। एक मिनट रुकिए एक मिनट सुरेश गर्ग जी बिल्कुल ठीक है भैया। आज उनका जो संगीता बहुमत हो गया क्या? संगीता जी जो सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि अगर हम जीएसटी काउंसिल में बात करके तो जब बहुमत की बात आती है तो कांग्रेस पैर पीछे खींचती है कि नहीं जीएसटी में नहीं लाना चाहिए, जीएसटी में आएगा तो कुछ राहत मिलेगी। क्या क्या डर है कांग्रेस का? तो मैं वो बड़े बड़े होर्डिंग्स याद दिलाना चाहती हूँ जिस पर लिखा हुआ था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करके झूठे वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन जनता के जिस तरीके से कमर तोड़ रखी है, महंगाई की मार। आज मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते यहाँ बताना चाहूंगी कि आज रसोई का हमारा बजट गड़बड़ा गया है। अरे मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ, जो सुरेश जी गर्ग अभी कह रहे थे कि भाई जीएसटी, अरे बहुमत आपके पास है, जब आप किसी तरह का अध्यादेश लाते हैं और बहुमत आपके पास होता है आप उसको लागू कर देते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं करने दिया। सुनिए आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बोलना हमें भी आता है। सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं सुरेश जी सबकी बात कर रहे हैं। बिजली की क्या हो रही है? एक दूसरे को आप बीच में मत बोलिए ना। अरे सुरेश गर्ग जी अगर सर आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो नहीं सुनेंगे तो फिर आपको भी कौन सुनेगा? सुरेश जी आपको भी सुनना पड़ेगा। अगर जवाब दे रहे हैं आप नहीं उससे सहमत है उसके बाद आप उस पर जवाब दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। एक तरह की एक्सरसाइज लगाकर केंद्र सरकार ने जनता की जिस तरीके से जेब में डाका डाला है, किसी से छिपा नहीं है। क्रूड ऑयल एक वक्त था जब जीरो चला गया था, जीरो, और आपने जनता को क्या दिया? आपने जनता को एक सिंगल पेनी फायदा नहीं दिया। आपने जनता को जीएसटी में इसे शामिल किया जाए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए, कांग्रेस ये क्यों नहीं चाहती? देखिए श्वेता, मैंने अभी पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ कि बहुमत इनके पास है। अगर इनकी इच्छा शक्ति है, इनकी मंशा है, तो राज्य को अपना जो हिस्सा है वो दे और जीएसटी में ले आए। हम तो मना करें, बहुमत आपने विरोध क्यों किया? आप इनसे जवाब मांगे ना, विरोध क्यों किया? आप जीएसटी में विरोध क्यों किया? जीएसटी काउंसिल के अंदर आप ये बताइए ना, जीएसटी में विरोध क्यों किया आपने? जीएसटी काउंसिल के अंदर जब जीएसटी काउंसिल में इसकी मीटिंग हो रही थी तब कांग्रेस की सरकारों ने इसके सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने किया। ठीक है संगीता जी आप कह रहे हैं, ठीक है संगीता जी सुनिए बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। 400 रुपए में खरीद के 1200 रुपए में बेचना। पंजाब के अंदर 400 रुपए में खरीद के 1200 रुपए में बेची आपने वैक्सीन।
देखिए आप इस तरीके से ना जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप झूठ बोलकर देखिए दोनों से ही देखिए, शुरुआत में ही संगीता जी, सुरेश गर्ग जी, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हम इसको राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर आप आरोप लगाएंगे, कांग्रेस ने बेहतर किया, बीजेपी नहीं कर रही, और इसी में ही ये पूरा वक्त चला जाएगा, जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर रास्ते क्या निकल सकते हैं। बबर सिंह जी, सरकारों पर जिम्मेदारी होती है और उम्मीद भी सरकार से जनता करती है, क्योंकि वोट देकर ही सरकार बनाती है जनता, और जब राहत की बात आती है या फिर दिक्कतें होती हैं तो उम्मीदें सरकार से होती हैं। अब अगर आप सरकार जनता के लिए कुछ अच्छा करती है तो क्रेडिट वाली बात नहीं होगी कि आपने बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन अगर राहत की बात हो रही है, रास्ते निकालने की बात हो रही है, तो कोई ये नहीं कहना चाहता कि हम क्या कर रहे हैं जिससे कि आमजन को कुछ राहत अभी फौरी तौर पर मिल सकती है। बबर सिंह जी, क्या मंशा नहीं है? हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी, कांग्रेस ये सब कुछ नहीं देख रहे, जो जिम्मेदार हैं, जो कर सकते हैं, जिनके पास पावर है, क्या वो इस ओर सोच रहे हैं? देखिए सरकार जो है अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की अगर मंशा हो, वो आमजन को राहत देना चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। आज दिल्ली की सरकार बिजली सस्ती दे ही रही है ना, आज और राज्य सरकारें भी बिजली, केरल में भी सस्ती मिल रही है और जगह पर भी हो रही है। सरकार मैनेजमेंट अगर करती है तो क्यों नहीं दे सकती है? अगर लेकिन इनकी मंशा क्या, ये पूंजीवाद के पूरे गुलाम हो चुके हैं। आज जो सरकार देश में चल रही है वो पूंजीपतियों की गुलाम बन के रह गई है। आप देखिए 2015 में जो वेतन था ना, वो 2021 में उससे कम वेतन मिल रहा है। अब करीब 15 करोड़ लोग वो इस बेरोजगारी के शिकार हुए पिछले 2 साल के अंदर, और 45 करोड़ लोग करीब बीपीएल में जा चुके हैं, यानी धकेल दिए गए नीचे की तरफ। जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो आज नीचे धकेले जा चुके हैं, ना कि अपर आ रहे हैं, उनका विकास नहीं हो रहा। आप देखेंगे कि बैंकों में पहले इतना ब्याज मिल जाता था कि 5 साल में अगर आप कोई भी जमा पैसा कर दो अपना रिटायरमेंट का कर्मचारी, तो आज 11 साल में डबल होता है, 5 साल में नहीं होता है, यानी उसका 6 साल टर्म बढ़ गया है। और आप कोई भी छोटी बचत डाल रहे हैं, वह 3 रुपए, 3.5 रुपए भी ब्याज मिल नहीं रहा। जनता को अगर बचत करती थी, जो भारत की महिलाएं, जो भारत की आम गृहिणियां जो बचत करके कुछ पैसे बचाती थी, आज उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इवन बैंक उनका 1000 रुपए से अगर बैलेंस कम होता है तो इतना चार्ज काट रही है कि 6500 करोड़ रुपया एसबीआई ने देश में कमा लिया। अरे वो तो बंद कर दो। आपने उज्ज्वला के अंदर खाते खुलवा दिए वो महिलाओं के, आज उनका जब बैलेंस कम हो गया तो वो सारा पैसा, शांति रखिए, झूठ बोल रहे हैं, शांति रखिए, गलत स्टेटमेंट नहीं दोगे, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं दोगे, सही बोल रहा हूं। बैंकों ने पैसे काटे, बैंकों ने पैसे काटे, क्या गलत बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहा हूं? झूठ बोल रहे हो। अरे 1000 पैसे कम होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं है, खत्म कर दिया जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आप जनता को गुमराह नहीं करेंगे, जनता को गुमराह नहीं करेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर कोई चार्जेस नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिए, जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर कोई चार्जेस नहीं है। आप जनता को गुमराह नहीं करेंगे, सारे झूठ बोल के जनता को गुमराह नहीं करेंगे थे। अब उन्होंने महंगा सिलेंडर 1500 का लेना बंद कर दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। सुरेश गर्ग जी आप कह रहे हैं कि गलत बोल रहे, भंवर सिंह जी अगर ये मान भी लेते, लेकिन सुरेश गर्ग जी, जो खाते खुले उज्ज्वला योजना जिसलिए लेकर आए गए थे, जो राहत उनको मिल सकी, वो तो वापस चूल्हे पर आ गए। श्वेता जी, उनके लिए अब क्या? श्वेता जी 13 करोड़ खाते, जनधन खाते खुले हैं, जिसके अंदर आज की तारीख में 1.5 लाख करोड़ रुपए उसके अंदर पड़े हुए हैं जनता के। और उन 43 करोड़ अकाउंट के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगाया गया है। ये झूठी अफवाह है, झूठी अफवाह है। आप आरटीआई के अंदर इसको ले सकते हैं। मिनिमम बैलेंस उन अकाउंटों में लगे जिसके अंदर 5000 या 10,000 की कंडीशन थी। ठीक है सुरेश गर्ग जी, जीरो बैलेंस सुरेश गर्ग जी, ठीक है, चार्जेस नहीं लगा। चलिए, लेकिन देखिए राहत दी गई हो और वो राहत क्या कायम है, ये भी एक अहम सवाल है। मिल रहा है बेनिफिट या नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ही नहीं, ये तो टेम्परेरी हो गया। अगर नहीं मिल रहा है तो देखिए दोनों तरह की बात है। ठीक है, ठीक है, राशन फ्री दे रहे हैं, 6 लाख राशन कार्ड लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी है। यही बता देते हैं ना, जयपुर में कांग्रेस 6 लाख राशन कार्ड, 1 लाख को नहीं मिलता, 85 पैसे जेब में रखते थे, 1 लाख को जयपुर में नहीं मिलता, चलता था 85 पैसे ठीक है सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी सुनिए, आज पूरा जनता के पास में आप लोगों को दर्द इसी बात का हो रहा है, आप लोगों को दर्द इसी बात का हो रहा है कि भाई 85 रुपया 1 लाख को भी राशन नहीं मिलता, आप लोगों को दर्द इसी बात का हो रहा है। सुरेश गर्ग जी, और उनको मिल रहा है राशन। जो ये कहो कि मजदूर डायरी बनाओ और अपने खाते को जुड़वाओ तब राशन मिलता है, किसको? माथुर जी, माथुर जी, इसको आप ठीक है सुरेश गर्ग जी, आप आधार से लिंक करिए, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, राशन मिल रहा है, कुछ नहीं बैठे फैलाने की जरूरत नहीं है, क्या कैसे मिलता राशन? एक मिनट, भंवर सिंह जी, की जरूरत नहीं है। भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, जबरदस्ती झूठ बोला रहे हो जनता के अंदर। ठीक है, आप दोनों लग लीजिए सर, चर्चा करने तो आप आए नहीं है, चर्चा करने तो आए नहीं, अपने आप को सही साबित करने के लिए आए हैं। सुरेश गर्ग जी, पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में आपका बजट खत्म कर दिया, इसके बाद में जनता को झूठ क्यों फैला रहे हो आप? झूठ बोलते हैं बैठ के। आप लोगों का हो गया हो सर, तो हम चर्चा करें क्योंकि कुछ और अहम सवाल है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, वक्त खत्म हो जाएगा क्योंकि आप लोग बात भी नहीं सुनते। बात अपनी रखना अलग बात होता है, अपनी बात गलत कोई कह रहा है तो उस पर जवाब दे दीजिए ना कि ये गलत है, असलियत ये है। इस तरह से बहस करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर। ठीक है भंवर सिंह जी, ठीक है माथुर जी, हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, हम एलपीजी की बात करें जिसके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है, इसका असर जो पड़ रहा है वो घर के किचन पर पड़ रहा है, मसाले हो, खाने के तेल हो, दूसरी चीजें हो, सब्जियां हो, हर चीज महंगी होती जा रही है। महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, वो कम होती जा रही है। अब इसका रास्ता कौन निकालेगा? क्या आपने भी कहा कि मंशा हो तो बिल्कुल हो सकता है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। क्या करना चाहिए सरकार को, किस तरह से रास्ते निकल सकते हैं? अर्थशास्त्री होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपके प्रश्न का जवाब मैं थोड़ा सा देर से दूंगा। जी। पहली बात है, जब वाद विवाद हम करते हैं तो भाषा की समृद्धता का ध्यान रखा जाए क्योंकि हम नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं, नंबर 1। दूसरा, आर्गुमेंट्स को रेज करें, न कि वॉइसेस को रेज करें। यहाँ पर हम अपना आर्गुमेंट बढ़िया दें, वो ज्यादा बेहतर है। आपका जहाँ तक सवाल है कि क्या किया जा सकता है इस संदर्भ में, और जो महंगाई बढ़ी है जिसका सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सरकार के स्तर पर रेगुलेशन को किया जा सकता है, सरकार के स्तर पर टैक्सेस को रिव्यू करके देखा जा सकता है, सरकार के स्तर पर आम सहमति बनाई जा सकती है, और सरकार के स्तर पर जो कुछ भी हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, जो गैर विकास खर्चे हैं हमारे, उनको कम कर सकते हैं, जिससे महंगाई की मार को कम किया जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं हम? व्यक्तिगत स्तर पर तो हमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, महंगी चीज नहीं खरीद के सस्ती चीज खरीदनी पड़ेगी, प्रतिस्थापन या कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि क्या चीज महंगी है उसे कम कंजम्पशन मिले, क्या सस्ती है उसे ज्यादा कंजम्पशन मिले। हम विनियोग करें ऐसी चीजों में जो इन्वेस्टमेंट की चीजें हों, या हमारी इनकम बढ़ाने के प्रयास करें, क्योंकि आपने कहा कि इनकम नहीं है लोगों की, लोग पेंडेमिक में बेरोजगार हो गए या उनकी सैलरी कट हो गई है, तो इनकम लेवल को कैसे बढ़ाया जाए इसके प्रयास किए जाए। एंड देन डेफिनेटली तो कंजम्पशन लेवल जहाँ पर हम डिमांड बढ़ा करके महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इतनी ताबड़तोड़ डिमांड ना बढ़ाए अचानक हर चीज की कि हमें आज ही चाहिए, सब कुछ स्टोर करके ना रखें चीजों को, और उनको जैसे जैसे उनकी कंजम्पशन की नीड है उस हिसाब से करें। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जो हम बढ़ा रहे हैं वो उसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ के हम करें, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, तो एक जगह जाते हैं एक साथ कारपूलिंग करके जाए जिससे पेट्रोल प्राइस का कम हो। ये आम जन के स्तर पर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वैट को लेकर कानून अभी जो बना आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसको समाप्त किया गया है, उससे पहले महंगाई कंट्रोल रहती थी, सरकार का दबदबा था उस पर, वो कानून ही सरकार ने खत्म किया। जब से आप देख रहे हैं हर चीज के आजादी के बाद से, आजादी से लेके आज तक कभी तेल के दाम, खाने के तेल के दाम दुगने नहीं हुए। इस बार खाने के तेल के दाम जस्ट डबल है। किसको फायदा मिल रहा है उसका? अडानी जी को मिल रहा है, क्योंकि इंपोर्ट पूरा वही करते हैं वहां से विदेश से। दाल है, चीनी, ये सब चीज खाने का तेल दुगना, इनके बगैर नहीं चल सकता काम। इसमें तो इसके बिना तेल का कोई ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते, खाने के तेल का ऑप्शन कोई ले नहीं सकते। आप रिफाइंड जो 60-65 था 140 रुपए लीटर, जो सरसों का तेल 80 रुपए था वो 200 रुपए लीटर है। तो आम जनता कहाँ जाएगी? मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या कंट्रोल है इस सरकार का? कोई चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहती बाजार के हवाले कर दिया। इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम हटाया, उसी का परिणाम है, सीधा प्रभाव पड़ा है। ये सीधा का सीधा उस कानून के हटने से आज ये इतनी महंगाई बढ़ रही है। वो कानून लागू रहने चाहिए। ये तीनों कृषि कानून अगर लागू किए गए तो यही हाल रहेगा देश का। संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक गृहिणी हूँ और गृहिणी के तौर पे मैं आज सीधे सीधे आपको कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम बढ़ने से सीधे इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। और मैं अभी सुरेश जी गर्ग भाई साहब बार बार बीच बीच में बोल के सिर्फ जनता तक सच बात नहीं जाने देना चाहते। मैं कहती हूँ केंद्र सरकार ने अनगिनत तरह की एक्सरसाइज ड्यूटी लगा रखी है, उसमें एग्रीकल्चर सेस भी है। और कहा तो ये जाता था कि एग्रीकल्चर सेस लगाकर हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। उन्होंने फ्लाइट टिकट में भी एग्रीकल्चर सेस लगाया है, रेलवे में भी, मतलब बहुत सारी चीजों में लगा, कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। भैया, किसान वहां पर 10 महीने 11 महीने से आंदोलन कर रहा है, उनकी आप सुन नहीं रहे, महिलाओं की आप सुन नहीं रहे, युवाओं की आप सुन नहीं रहे, बेरोजगारों की आप सुन नहीं रहे। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करने में लगी हुई
हुई है। और मुझे तो तकलीफ और शर्म इस बात की आती है कि जिस तरीके सुरेश जी गर्ग भाई साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन दी हमने, अरे भैया आजादी के बाद पहली बार आप उसका भी पैसा लेना चाहते थे। आपको तो सालों लग जाते थे वैक्सीन डेवलप करने के लिए, आपको तो सालों लग जाते थे। हमने तो 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप कर दी थी। जब आपका कार्यकाल था सालों लग जाते थे, आज हमने 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप कर दी। आप लोगों को वैक्सीन 400 रुपए में दी थी, आपने 1200 रुपए में बेच दी। आपने 400 रुपए की चीजें 1200 रुपए में बेच दी। तो देखिए, मैं तो जवाब दूंगा ना आपको। वैक्सीनेशन की बात कर रहे हो तो वैक्सीनेशन की बात का जवाब तो दूंगा ना मैं, जवाब दूंगा ना मैं आपको। जब वैक्सीनेशन आप कह रहे हो कि हमने 88 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है, बिल्कुल। सुरेश गर्ग जी, ये पैसा सरकार की जेब से नहीं दे रही। दूसरी बात, जिम्मेदारी सरकार की है। आजादी के बाद पहली बार वैक्सीनेशन का कोई एहसान नहीं हुआ है। आप इसको क्रेडिट के तौर पर मत लीजिए। अच्छा काम किया, उसकी सराहना हो रही है। अच्छा काम किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, काम हो रही है, लेकिन उसको क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अगर मैं 3 लीटर पेट्रोल खरीदता हूँ ना तो वैक्सीनेशन का पैसा दे देता हूँ सरकार को, क्योंकि 70 रुपए लीटर का टैक्स देता हूँ मैं कह रही हूँ कि क्रूड ऑयल जीरो आ गया था, जीरो। आपने सिंगल पैनी जनता को फायदा दिया क्या? आपने जनता को सिंगल पैनी फायदा दिया क्या? क्रूड ऑयल जीरो आ गया था और यूपीए शासन के समय में $123 पर बैरल पहले हुआ था, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज तो दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। आपने इनका जवाब नहीं बढ़ता था तो वक्त बचाते थे, आज कहाँ हो आप लोग? संगीता जी, मेरे जवाब तो सुने अब श्वेता जी। 2014 में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि महंगाई पर प्रधानमंत्री सुनते नहीं है। मैं भी नहीं बोलते महंगाई का। अब ये मोदी जी मैं भी बोल रहे हैं क्या खुद ही? अपने भाषण को सुन ले और बीजेपी वाले भी सुन ले। महंगाई का मैं भी खुद भी बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना, सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। पेट्रोल के अंदर 32 रुपए 90 पैसे का एक्साइज ड्यूटी है और जो वेट है वो 30 रुपए का वेट है। 32 रुपए 90 पैसे में 1 रुपए 80 पैसे में स्टेट में। आप कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए ना, 30 रुपए है और 1 रुपए 80 पैसे हमको देते हैं, 31 रुपए 80 पैसे इनको मिल रहा है। तो आप आज वेट जो राजस्थान के अंदर ज्यादा मिल रहा है इनको, आपको कितना मिल रहा है? हमको 32 रुपए 90 पैसे मिल रहे हैं। 30 रुपए में 30 रुपए पैसे और 80 पैसे स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। आज एक्साइज ड्यूटी से ज्यादा इनको वेट मिल रहा है। आज सुरेश जी, 1000 रुपए का बिल आता था, 5000 रुपए का बिल आ रहा है। 1000 रुपए का बिल है, 5000 रुपए का बिल आ रहा है। पानी जो 50 रुपए में आता था, 500 रुपए में आता था। आपने सुरेश जी, सबसे ज्यादा वक्त आपने लिया। सुरेश गर्ग जी, सबसे ज्यादा वक्त आपने लिया। 2 महीने का बिल आता वो 1 महीने का कर दिया। जवाब दे रहे हैं 1000 रुपए का बिल को 5000 6000 रुपए का बिल कर दिया। आप इसको कम करिए ना। जनता को राहत देनी है तो बिजली पे राहत दीजिए, पानी पे राहत दीजिए। हाँ, पेट्रोल डीजल पर राहत दीजिए। डीजल की जो राजस्थान में चोरी है उसको कंट्रोल करिए। सुरेश गर्ग जी, हरियाणा से पेट्रोल चोरी हो रहा है उसको कंट्रोल करिए ना। बात सुनिए सर, चर्चा चल रही है, आप तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। मतलब बिजली में मैंने सुनिए, आप भी सुनिए ना सर, आप भी सुनिए ना। वो चुप हो रहे हैं, वो चुप हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं चुप होने का नाम ले रहे हैं। उन्हीं से बहस कराएं। संगीता जी, एक मिनट, इनको यही सिखा के भेजा जाता है कि वो कोई चुप भी हो बोले, रहे हैं, नीचे वो बोलो आपको आप। वक्त दे रहे हैं और जब वो बोलते हैं तो वापस आप बोलने लगते हैं। आप कह रहे हैं बिजली में राहत देना चाहिए, सब में राहत दे दे, लेकिन पेट्रोल डीजल में राहत नहीं दे। क्योंकि सवाल अगर केंद्र सरकार पर होगा तो सुरेश गर्ग जी 10 जवाब दे देंगे, लेकिन जो सवाल किया जा रहा है उसमें जवाब आप नहीं देंगे। पता नहीं इनको कोई फिक्र नहीं। जेन्युइन जवाब दीजिए ना। वक्त भी सबसे ज्यादा आपको दिया, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट माथुर जी, क्लास कमेंट। देखिए, नीति और नियत एक सी होनी चाहिए। जैसा अभी जिक्र कर रहे थे आपकी, बिजली सस्ती है, पानी सस्ता है दिल्ली में और केजरीवाल जी ने कर रखा है, तो अगर उनके पास ये नियत है करने की तो कर रहे हैं। बाकी राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती ऐसा? क्यों नहीं हो रहा है बाकी राज्यों में ऐसा? तो हमें हमारी नियत और नीति को इसमें तारतम्य में बैठाना पड़ेगा और इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए कि क्या हमें जनता के लिए कुछ काम करना है या नहीं करना है। तो इसलिए बेसिकली हमारी मंशा क्या है वो क्लियर होनी चाहिए। आखिर ये हमें अच्छे काम की सराहना भी करना चाहिए। 130 करोड़ के वैक्सीन लगना कोई बहुत छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है और उसकी सराहना भी की जानी चाहिए और मैं सराहना भी करता हूँ उसकी।
जो 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 काम पेंडेमिक में हुआ है स्पेशली, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पूरी करना भी एक सराहना का काम है। कम से कम उतना काम करना चाहिए, चाहे आपने आवाज उठाई हो बीच में, तो उसके पैसे उसका लेने के लिए करेक्शन तैयार किया थे, हुआ पैसा ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला। लेकिन सरकार ने नियत तो ठीक थी ना, करेक्शन तो किया ना उसमें। राजनीतिक दलों ने मांग करी तब जाके ये अच्छे काम की तो सराहना चलिए, ठीक है। कीजिए। नहीं, इससे पहले पोलियो का लगा है, चलिए, क्योंकि चेचक का वक्त खत्म हो लगा चुका, है। बहुत शुक्रिया आप सरकार ने सभी का दी इस है। चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट भी आता है, कोशिशें भी रहती हैं, उम्मीद सरकार से आम जनता कर रही है, लेकिन क्या सरकारों की मंशा है कि आम जन को राहत मिल सके? पेट्रोल डीजल के दाम, सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते, उसका असर कितनी सारी चीजों पर पड़ता है वो नजर आता है, और इसलिए आम जन परेशान है। महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। इंतजार यही कि कुछ राहत मिल सके। अब राहत कैसे मिले? रास्ते भी बहुत हैं, लेकिन उसके लिए मंशा होना चाहिए। अगर आप ये सोच ले कि आपको आम जन को राहत देना है, अपना फायदा भले उतना ना हो, लेकिन जनता का कुछ फायदा, कुछ राहत मिल जाए, तो ये हो सकता है। और अगर ऐसी मंशा नहीं है तो लाख जनता चिल्लाएगी, प्रदर्शन होते रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन महंगाई कभी खत्म नहीं होगी। और ये इसके लिए आम जन भी इंतजार करते हैं। और 5-5 साल की सरकारें बनती है, सरकार इसलिए बनाई जाती है, तो कम से कम गंभीरता को, इस समस्या को लेकर जरूर सरकारों को सोचना चाहिए कि इसमें रास्ते आखिर क्या निकल सकते हैं, कैसे निकाले जा सकते हैं, आम जन को राहत कैसे दी जा सकती है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।